तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 4.2। ठीक है, कंप्लीट प्रश्नावली हम कर रहे हैं। आजकल मैं वन शॉट वीडियो ज़्यादा अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो हमारा कोर्स है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और फिर हम एग्ज़ाम की तैयारी करने लगें। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं सीधे अपनी क्लास की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखिए 4.2 का, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें एक चीज है मूल। ठीक, ये शब्द आया है मूल। ठीक, इसको हम बोलते हैं क्या? रूट। मूल क्या होते हैं देखो जरा। जब भी हम किसी चीज के गुणनखंड निकालते हैं, इस समीकरण के मान के चलो हमने जो गुणनखंड निकाले, ठीक है, तो लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा। मान के चलो x-5 x-4 ऐसा कुछ निकल के आता है कोई ना कोई। ठीक है, तो ये तो होते हैं उसके गुणनखंड। ठीक है, अब गुणनखंड के बाद यदि इसकी हम वैल्यू निकाल लें कि देखो x-5 के बराबर हम 0 कर दें तो x बराबर क्या आएगा? ऋण के 5। यही होते हैं मूल। ठीक है, रूट जो होते हैं वो यही होते हैं और हमें यही निकालना है। और उन्होंने हमें दिया है कि गुणनखंड विधि से निकालना है, तो हम गुणनखंड विधि का यूज करके निकालेंगे। तो देखिए जरा, पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स वर्ग ऋण 3x ऋण 10। गुणनखंड विधि हम पहले भी अच्छे से समझा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है? पहले इसका और इसका गुणा करना रहता है। ठीक है, तो यदि यहाँ कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या होगा? एक होगा। इस उसका इसमें गुणा करो तो भाई 10 10 ही आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ रहता है वो गुणा में चाहिए रहता हमें। ठीक है, तो गुणा में कितना चाहिए हमें? 10 से कम 10। कितने? ऋण के 10 चाहिए। ठीक है, और जो बीच में रहता है ये चाहिए रहता है हमें धन या ऋण में। तो धन या ऋण में हमें कितने चाहिए? 3। वो भी काय के? ऋण के। चिन्ह शायद लिखना है तभी सही रहेगा। मतलब ऐसी दो संख्याएं बताइए कि जिनका यदि हम गुणा करें तो 10 आए और जिनको जोड़ें घटाएं तो 3 आए। तो भाई 5 दूनी 10, 5 में से 2 गए 3। अब देखना ये है कि किस कंडीशन में ये ऋण के आएंगे दोनों। ठीक है, यदि हम ऋण का 5 करेंगे, ठीक, और धन का 2 करेंगे तो 5 दूनी ऋण के 10 तो आ जाएंगे। ठीक है, और 5 में से 2 गए 3, ऋण के 3 भी आ जाएंगे। तो एक हमें क्या करना है? ऋण का 5 लेना है और धन के 2 लेना है। ठीक है, ये हमें दो संख्याएं मिल चुकी हैं। अब क्या करना है? कुछ नहीं, इसको इस वाले को तोड़ना है, ना इसको छेड़ना है ना इसको छेड़ना है। किस बीच वाले को हमें तोड़ देना है। ठीक है, तो थोड़ा मैं साइड में कर देता हूँ। तो देखो, एक्स वर्ग 3x को इन दोनों के रूप में तोड़ दो, तो हम इसको लिख सकते हैं ऋण के 5x धन के 2x। लिख सकते कि 5 में से 2 गया 3x बचेगा, तो 3x ही ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको तोड़ते हैं, लेकिन तोड़ते कैसे हैं? इस विधि से, तभी वो गुणनखंड निकलेंगे। ठीक है, और ऋण के 10 ज्यों का त्यों। हमने क्या बोला? ना ही इसको छेड़ना है ना ही इसको छेड़ना है, बीच वाले को तोड़ देना है। बराबर 0 चलना चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करना है? इसके बाद दो दो की पेयर बनाना है। ठीक है, तो इन पेयर में से हमें क्या करना है? कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालना भी मैंने बताया। ठीक, वो जिन पे नहीं बनता, देखो यहाँ पर क्या है? एक्स वर्ग। एक्स वर्ग को हम लिख सकते एक्स गुणा एक्स। यहाँ पर है 5x, 5x को हम लिख सकते हैं 5 गुणा एक्स। ठीक है, अब कॉमन क्या होता है? जो दोनों में हो। देखो, इसमें भी एक्स और इसमें भी एक्स है, तो हमने क्या किया? इस एक्स को कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा? देखो, एक एक्स बचा, ऋण यहाँ पर 5 बचा। तो ये होता है कॉमन निकालना। जिन पे नहीं बनता उनके लिए बता दिया। पहला सवाल अच्छे से देखा करूँ, क्योंकि मैं पहले सवाल में हमेशा पूरे तरीके से बताता हूँ, भले उसमें 10-15 मिनट लग जाए। ठीक है, अब देखो, तो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा था अपना? एक्स कॉमन निकल रहा था। एक्स कॉमन निकाले, यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा ऋण 5 धन। इन दोनों में से देखो उसी प्रोसेस से आप निकाल सकते। देखो, 2 निकल रहा कॉमन, एक्स यहाँ नहीं है तो सिर्फ 2 निकल रहा कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स ऋण, भाग देते अंदर। ठीक है, 2 पंचे 10 बराबर 0 है, सो 0। इनको भाई मिटा सकते हैं, उनका कोई काम नहीं है। अब ये रफ में करना है। ठीक है, यहाँ करना भी नहीं है। अब देखो, यदि आपका यहाँ का ब्रैकेट और यहाँ का ब्रैकेट दोनों सेम आते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये गुणनखंड है वो सही निकला है। ठीक है, तो देखो ये दोनों आ गए, इन दोनों को एक जगह लिख लो। एक्स ऋण 5 बचा क्या? एक्स धन 2। यहाँ एक्स बचा, यहाँ क्या बचा? धन 2। ठीक है, बराबर क्या है? 0। देखो,
एक हिसाब से ये कॉमन फिर से ले लेते हैं, एक्स ऋण पाँच कॉमन लेंगे, बचेगा एक्स धन दो। और ज़्यादा ये समझ में ना आए तो भाई दोनों जगह है उसको एक जगह लिख लो, जो बचता है उसको फिर लिख लो। तो हमारे गुणनखंड निकल गए ये, ठीक है। अब इसका मतलब होता है यदि गुणनखंड निकालने होते सिर्फ, तो ये होता है हमें क्या निकालना है, मूल, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इसके बराबर भी जीरो और इसके बराबर भी जीरो। इसका मतलब है एक्स ऋण पाँच बराबर जीरो, या एक्स धन दो बराबर जीरो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स बराबर धन का पाँच या एक्स बराबर ऋण का दो, ठीक है। यही क्या है, हमारे मूल है, ठीक। यही क्या होते हैं, मूल। उनने क्या पूछा था, मूल ज्ञात करना, हमने मूल ज्ञात कर दिए, ठीक है। यही क्या है इसका आंसर। जल्दी से चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बढ़ते हैं सीधे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं है, जो हमने पहले पढ़े हैं ना गुणनखंड विधि से, उसी टाइप के क्वेश्चन है। ज़्यादा इसमें पंचायत वाला काम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जिन पे गुणनखंड विधि बनती है उनके लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक। क्या है, दो एक्स वर्ग धन एक्स ऋण छः बराबर जीरो, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो एक्स वर्ग धन एक्स ऋण छः बराबर जीरो। और वही प्रोसेस, पहले क्या चाहिए हमें, गुणा में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे, छः दूनी बारह, वो भी ऋण के, क्योंकि ये ऋण का है, ये धन का है। तो ऋण के बारह, ठीक है। और बीच में क्या रहता है, धन ऋण। तो धन ऋण कितने, एक है, ठीक। अब देखो ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करें तो क्या है, ऋण के बारह है, जिनको जोड़े घटाएं तो एक आए। तो वही चार तिया बारह, और चार में से तीन है एक। अब कौन सा ऋण का रखना, कौन सा धन का। देखो यदि चार ऋण के रख रहे और तीन धन के, तो बारह तो ऋण के आएंगे। लेकिन जब चार में से तीन घटाओगे तो ऋण का एक बचेगा, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, चार धन का रखना है और तीन ऋण का रखना है, ठीक। ये भी दिमाग लगा लिया करो। अब देखो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको। इसको नहीं छेड़ना है, लास्ट वाले को नहीं छेड़ना है, इसको तोड़ देना है, ठीक है। हमारी संख्या एक धन के चार और एक ऋण के तीन। तो धन के चार एक्स और ऋण के तीन एक्स, बचा क्या यहाँ पर, ऋण के छः बराबर जीरो, ठीक है। हुआ तो वही, चार में से तीन गया, बचेगा धन का एक। कुछ नहीं किया हमने, इसको तोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है। अब देखो दो दो की फिर क्या बनाना है हमें, जोड़ी बनाना है। दो दो की जोड़ी बनाओ, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा, देखो दो भी निकल रहा और एक्स भी निकल रहा। सो दो भी निकाल दो और एक्स भी निकाल दो। यहाँ क्या बचेगा, दो तो गया, सिर्फ एक एक्स बचेगा धन। यहाँ से एक्स गया और दो दूनी चार, ठीक है। तो दो बचेगा यहाँ, ठीक। यहाँ देखो दोनों ऋण के हैं, हमें अंदर धन का चाहिए, इसलिए हम ऋण का बाहर निकालेंगे, ठीक है। देखो तीन निकल रहा, ठीक। तो तीन बस हम बाहर निकाल लेंगे, तीन एकम तीन, वो भी धन का, ऋण का धन, और तीन दूनी छः। देखो बन गए एक से ब्रैकेट, एक से ब्रैकेट बन गया, मतलब हमारा ये सही है, ठीक है। अब देखो जरा, दोनों ब्रैकेट आ गए और बराबर में ये जीरो लिखते चलना है, ठीक। दोनों ब्रैकेट एक से आ गए तो उनको एक बार लिख लेना है, एक्स धन दो, और यहाँ पर क्या बचा अपना, दो एक्स ऋण तीन बराबर क्या है, जीरो। तो एक्स धन दो बराबर जीरो, या दो एक्स ऋण तीन बराबर जीरो, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ से आ गया एक्स बराबर ऋण का दो, या यहाँ पर क्या है, दो एक्स बराबर तीन, उस साइड धन का हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या होगा हमारा, बटे में दो चला जाएगा। तो दो मूल मिल गए हमें, एक्स बराबर ऋण का दो, ठीक है, या एक्स बराबर तीन बटे दो, ठीक है। तो ये दो मूल हमारे निकल के आ गए, यही क्या है इसका आंसर है, ठीक। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही सरल सवाल है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं जल्दी से हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। रूट देख के घबराना नहीं है, ठीक है। अंडर रूट दो एक्स वर्ग धन सात एक्स धन पाँच अंडर रूट दो बराबर जीरो। इनका हमें क्या करना, पहले गुणा में चाहिए रहता कुछ, ठीक है। तो हमें गुणा में क्या चाहिए है, देखो इसका और इसका क्या करते हैं हम, गुणा। तो यहाँ पर अंडर रूट दो है, इसका गुणा होगा पाँच अंडर रूट दो में, ठीक है। अंडर रूट दो का जब गुणा होगा तो रूट हट जाता है दो, और दो का पाँच में होगा सो दस। तो धन के दस चाहिए, ठीक है। और जोड़ या घटाना में हमें क्या चाहिए, धन के सात। तो ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करें तो दस आए और जोड़े घटाएं तो सात आए। तो पाँच दूनी दस और पाँच दो सात, दब सब धन का तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लिखा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट दो एक्स वर्ग ज्यों का त्यों,
7x को क्या कर देंगे हम, 5x धन 2x ऐसा तोड़ देंगे। धन क्या है यहाँ, 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। फिर वही प्रोसेस यहाँ से दो दो की पेयर बनाना है। ठीक है, यहाँ से देखो x निकल रहा कॉमन, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन निकालेंगे। अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 2x धन यहाँ पर बचेगा 5। अब यहाँ थोड़ा सा एक देखने वाली बात क्या है, किया तो हमने सही है, लेकिन यहाँ से यदि कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट एक सा नहीं बन रहा, तो हमें दिमाग से कॉमन निकालना है। ठीक है, कैसे दिमाग से कॉमन निकालना है, देखो दो को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू क्या है अपना x। ठीक, और 5 अंडर रूट 2 यहाँ पर है, यदि इसमें से अंडर रूट 2 कॉमन निकालेंगे तो अंडर रूट 2x धन 5 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे इसमें से, अंडर रूट 2। ठीक है, अब अंडर रूट 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, अब भी बताया मैंने, अंडर रूट 2x धन अंडर रूट 2 निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बराबर 0 चल ही रहा है। बन गए एक से ब्रैकेट, एक से हो जाए तो उनको एक तरफ लिख लो, अंडर रूट 2x धन 5 बचा क्या, x धन अंडर रूट 2। ठीक है, या तो इसके बराबर 0 या तो इसके बराबर 0, तो अंडर रूट 2x धन 5 बराबर 0 या x धन अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, तो 5 को साइड कर दो, तो अंडर रूट 2x बराबर हो जाएगा ऋण का 5 या x बराबर हो जाएगा ऋण का अंडर रूट 2। ठीक है, अब ये बटे में चले जाएंगे तो x बराबर ऋण का 5 बटे अंडर रूट 2 या x बराबर ऋण का अंडर रूट 2। ठीक है, यही आंसर है। अब एक चीज बस चेक कर लो, मतलब मैं चेक कर लूँ कि यहाँ ने इसका परिमेयकरण तो नहीं किया, ये बस चेक कर लूँ। ठीक है, नहीं किया, यही आंसर है। तो ये हो गया अपना शुद्ध देसी तरीके का आंसर। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम जल्दी से चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये रहा चौथा क्वेश्चन, 2x वर्ग ऋण के x धन के 1/8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो दिक्कत कुछ नहीं है, बाकी हमें मुश्किल इस 8 से लग रही क्योंकि ये बटे में है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया करो, जो बटे में है उसका पूरे समीकरण में गुणा कर दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पूरे समीकरण में 8 से गुणा करने पर। ठीक है, क्योंकि हमें 8 से छुटकारा पाना है, नहीं तो वो फंसेगा। ठीक, तो पूरे समीकरण में 8 से गुणा कर दो, तो इसमें करोगे जब तो क्या होगा, 8 दूनी 16 x वर्ग, इसका करोगे इसमें तो 8x हो जाएगा। लेकिन 8 का जब 1/8 में गुणा करेंगे तो 8 और 8 कट जाएगा, बचेगा मात्र क्या, 1। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, 1 बराबर 0। अभी हमारा नया समीकरण बना। अब देखो गुणा में हमें क्या चाहिए, 16 एकम 16, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, गुणा में हमें चाहिए 16 वो भी धन के, लेकिन ऋण या धन में हमें क्या चाहिए, 8 वो भी ऋण की। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या बताओ जिनका हम गुणा करें तो क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए, और जिनको जोड़ा घटाएं तो 8 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं, चारों चार है, 4 चौके 16, चारों चार 8। ठीक है, अब देखो यदि हम चारों चार कर रहे हैं तो उनका गुणा करने पर 16 तो आएगा, लेकिन इनको घटाएंगे कैसे हम। ठीक है, और ऋण का चाहिए, तो दोनों ऋण के कर दो सबसे अच्छी, तो दोनों जुड़ भी जाएंगे और 16 भी हमारा धन का आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, 16x वर्ग यहाँ पर कर देंगे ऋण के 4x, फिर से कर देंगे ऋण के 4x, धन का 1 बराबर क्या है, 0। ठीक, दो दो की जोड़ी बना लेनी है। यहाँ से देखो क्या कॉमन निकल रहा, 4x दोनों में कॉमन निकल रहा, 4 चौके 16, यहाँ बचेगा x ऋण, ये पूरा निकल गया तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ देखो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, जब कुछ कॉमन ना निकले तो एक कॉमन निकाल लिया करो। ठीक है, यहाँ ऋण चाहिए तो हम ऋण का एक कॉमन निकाल रहे हैं, क्योंकि ये ऋण का धन हो जाएगा और ये ऋण धन का ऋण हो जाएगा बराबर 0। ये बन गए एक से, एक से बन गए, इनको एक तरफ लिख लो, 4x ऋण 1। यहाँ पर भी क्या बच रहा, 4x ऋण 1। इससे कोई मतलब नहीं, एक से मूल हो सकते हैं। ठीक है, तो या तो होगा क्या, 4x ऋण 1 बराबर 0, या फिर लिखेंगे हम क्या, 4x ऋण 1 बराबर 0। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, एक उस साइड चला जाएगा, या सेम इसमें बटे में 4 चले जाएंगे, तो x बराबर 1/4 या x बराबर
1/4, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम सीधे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन, क्या है, 100x² ऋण के 20x धन का 1 = 0। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसका इसमें गुणा करूँ। तो हमें गुणा में क्या चाहिए, देखो 100 एकम 100, और धन ऋण में हमें क्या चाहिए, ऋण का 20। तो भाई 10 दाम 100 होता है और 10 और 10 20 होता है, और दोनों ऋण के कर दो, ऋण के 10 और ऋण के 10, तभी तो ये जुड़ के 20 होंगे वो भी। ठीक है, ऋण के, ठीक। देखो जरा, तोड़ दो इसको। यहाँ पर क्या है अपना 100x², इसको तोड़ दो, ऋण के 10x, ऋण के 10x, और यहाँ पर क्या है अपना धन का 1 = 0 चल ही रहा है। ठीक है, फिर दो दो की जोड़ी बना लूँ, इसकी और इसकी। तो यहाँ से देखो 10 और x कॉमन निकल रहा, 10 10 धाम 100, एक x बचेगा, अरे ये पूरा आ गया, तो यहाँ पर एक बचेगा। यहाँ पर देखो फिर कुछ नहीं निकल रहा, तो एक कॉमन लेंगे, वो भी ऋण का, क्योंकि यहाँ हमें बीच में ऋण चाहिए है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण आ जाएगा। देखो ये दोनों एक से हो गए, इनको एक बार लिख लो। ठीक है, बचा क्या, हर से वही बचा, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हो गए, पिछला और ये। ठीक है, अब देखो, या तो 10x ऋण 1 = 0, या तो 10x ऋण 1 फिर से 0। ठीक है, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, धन का 1, या तो यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है ना, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1/10, या x बराबर हो जाएगा हमारा 1/10, और यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। जल्दी से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और सीधे हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो हाँ, सबसे पहले तो उदाहरण 1 पे जाना है। उदाहरण 1 तो भाई बहुत दूर है, ये है, पेज नंबर 45 पर है उदाहरण 1। ठीक है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जॉन और जीवंती है ना, तो जॉन और जीवंती दोनों है। ठीक है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, जॉन के कंचे कितने थे, और फिर जीवंती के कंचे कितने थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दूसरा है और उसका ये पहला उदाहरण है। ठीक है, तो मान लेंगे पूछ क्या रहे हैं लास्ट में, दोनों के पास कितने कंचे थे, तो जो लास्ट में पूछे उसी को मानना है। ठीक है, तो हम मान लेंगे यहाँ से, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर क्या है, एक्स है। तो हमने क्या मान लिया कि जॉन के पास कंचों की संख्या एक्स है। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों को जब मिला के 45 कंचे थे, तो एक के पास एक्स है, दूसरे के पास कितने होंगे, 45 में से घटा दो। नहीं समझे बात को, मान के चलो मैंने बोला कि दो लोग हैं। ठीक है, दो लोगों के पास मिला जुला के 30 पेन है, कितने पेन है, 30 पेन है। दो लोगों के पास मिलजुल के 30 पेन है। यदि एक व्यक्ति के पास 20 पेन है, तो दूसरे व्यक्ति के पास कितने पेन होंगे, डायरेक्ट लगा लिया कि 30 मतलब 10, डायरेक्ट लगा लिया। क्या किया आपने, इस 30 में से इस 20 को घटा दिया, क्योंकि कुल पेन कितने हैं 30, एक के पास है 20, तो इस 30 में से 20 को घटाओ, दूसरे के निकल आएंगे। ठीक, तो ऐसे तो इसमें है। ये अब जॉन के पास कंचों की संख्या एक्स है और दोनों के पास टोटल 45 कंचे हैं, तो जो जीवंती है उसके पास कितने बचेंगे, 45 में से घटा दो। तो जीवंती के पास कंचों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 45 ऋण एक्स होगी। ठीक है, तो ये हो गए। अब उसमें ये एक बात बोल रहे हैं कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद। ठीक, जब 5 कंचे दोनों के खो गए, तो फिर जॉन के पास कितने बचेंगे, तो जॉन के पास कंचे कितने बचेंगे,
पहले कितने थे उसके पास, एक्स कंचे थे, उसने उसमें से 5 खो दिए, तो भाई इसमें से 5 घटा दो। ठीक है, सेम जीवंती के निकाल दो। तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, पहले उसके पास कितने थे, 45 ऋण एक्स, इसमें से उसने 5 खो दिए। देखो 45 में से 5 घटाओ, 40 ऋण एक्स, ये उसके पास कंचे इतने बचे। ठीक, अब आ जाओ, प्रश्न क्या कहता है कि जब उनने 5-5 कंचे खो दिए तो अब उनके पास कंचों की संख्या तो गुणनफल 124 है। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न पर, प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं वो, कि 5-5 कंचे खोने के बाद, ठीक है, इनके जो कंचे बचे उसकी संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। मतलब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, इसके पास कितने बचे थे 5 खोने के बाद, एक्स ऋण 5, और इसके बाद इसके पास कितने थे, 40 ऋण एक्स, इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 124 है। तो हमें कंचों की संख्या निकालना है। अब कर दो भाई, अब हम आ गए असली सवाल पर। पहले इस एक्स का इस पूरे में कर दो, फिर 5 का इस पूरे में कर देना। ठीक है, इन सवालों को ऐसे किया जाता है। एक्स का क्या होगा, 40 ऋण एक्स में, ऋण के 5 का भी 40 ऋण एक्स में, बराबर क्या है अपना 124। ठीक है, करो यहाँ 40 का एक्स में करोगे तो 40 एक्स, ऋण एक्स का एक्स में करोगे तो एक्स वर्ग, ऋण 5 के 20 और एक जीरो, ऋण ऋण का क्या हो जाएगा यहाँ धन, 5 का एक्स में करोगे तो 5 एक्स, 124 को और इस साइड कर लो, बराबर बचेगा जीरो। एक से देखो पहले, यहाँ पर एक्स वर्ग है, पहले इसको लिख लो, तो ऋण का क्या है अपने पास एक्स वर्ग। ठीक है, अब देखो यहाँ फिर एक्स वाला देखो, 40 एक्स है, यहाँ पर 5 है, तो कितने हो जाएंगे धन के 45 एक्स। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 124, दोनों ऋण के हैं, तो जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऋण के, 200 और 100 300, तो 324 बराबर जीरो। इस ऋण से छुटकारा पाना, पूरे समीकरण में ऋण का गुणा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वर्ग ऋण 45 एक्स ऋण के 324 बराबर जीरो। अभी ये बन गया हमारा पहला वाला सवाल, इसके जो पहले हमने सवाल किया वो बन गया। अब इसके गुणनखंड तोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखो अब हमें चाहिए गुणा में। ठीक है, तो हमें गुणा में कितने चाहिए है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण के 324, और हमें चाहिए प्लस माइनस में, प्लस माइनस में कितने चाहिए हमें, ऋण के 45। तो भाई ऐसी संख्या निकालना है, दो संख्या है जिनका गुणा करो तो 324 आए और जिनको जोड़ो या घटाओ तो 45 आए। ठीक है, तो भाई ऐसी स्थिति में क्या करूँ, गुणनखंड तोड़ दो। मुझे तो पता है क्या है, लेकिन आप लोग गुणनखंड तोड़ सकते हो। ठीक है, 36 और 9 है। ठीक, 36 में 9 जोड़ोगे तो 45 आएगा, और 36 में 9 का गुणा करोगे तो 324 आएगा। तो मैं यहाँ करवा देता हूँ, लेकिन आप गुणनखंड निकाल के इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स वर्ग ऋण, क्या किया हमने इसको, ऋण के 36 एक्स, ऋण के 9 एक्स, ऋण के यहाँ पर क्या है 324 बराबर जीरो। कॉमन ले लो भाई साहब, जोड़ी बना के। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है एक्स कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक्स ऋण 36, यहाँ से आएगा 9 कॉमन। ठीक है, यहाँ कहीं ऋण में गलती हुई है ना, हाँ देखो यहाँ गलती हुई थी अपनी। मैंने क्या किया था, जब ऋण से गुणा कर दिया था तो यहाँ क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए, ये भी क्या का होना चाहिए, धन का होना चाहिए, तभी तो मैंने दोनों ऋण के लिए वो धन का होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से 9 को 1 निकालोगे तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स ऋण धन का ऋण, 9 का इसमें भाग करो तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, तो 9 तिया 27 बचेंगे 5, और 9 छंग 54 बराबर जीरो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, इन दोनों को एक से आ गए, एक साइड लिख लो, एक्स ऋण 36 और बचा के अपने पास एक्स ऋण 9 बराबर जीरो। ठीक है, इसको लिखना जरूरी नहीं होता है। तो हमारे पास क्या बचा, या तो होगा एक्स ऋण 36 बराबर जीरो, या तो होगा एक्स ऋण 9 बराबर जीरो, या तो होगा एक्स बराबर 36, या तो होगा एक्स बराबर 9। ठीक है, ये हमारे आंसर आ गए। यदि एक्स हम किसको मान लें,
जॉन को मान लें तो जॉन के पास 36 हो जाएंगे। तो जीवंत के पास कितने बचेंगे? 45 में से x यानी 36 घटाओ तो 9। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक ले लो कोई x बराबर 36 लेने पर, कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, तो भाई x बराबर हमने जब 36 लिए तो मेरे पास जगह नहीं है, तो जो यहाँ लिखना है जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x बराबर क्या, 36। और यहाँ पर लिखना है क्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 ऋण x बराबर क्या होगा, 45 ऋण 36 बराबर 9। और यही है अपना सीधा सिंपल सा आंसर। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। आप चाहेंगे तो चाहेंगे, स्टूडेंट चाह रहा कि नहीं ये भी तो देखो। पेचीदा सा थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन समझो थोड़ा। एक कुटीर उद्योग क्या करता है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, तो प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, ठीक है, जैसे उसने मान के चलो एक दिन में कितने भी खिलौने, एक्स खिलौने अपन मान के चल रहे उसने प्रोड्यूस किए। ठीक है, और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या से घटाने से प्राप्त होता है। मतलब एक्स हमने एक दिन में किए, उसमें से 55 घटा दो तो एक खिलौने का मूल्य है। तो हम क्या मानेंगे, इसमें निकालना क्या है हमें, कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी, तो हम खिलौनों की संख्या जो एक दिन में हो रही उसको हम मानेंगे क्या, एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर क्या है, एक्स है। ये हमने क्या मान लिया, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या। ठीक है, और खिलौने का मूल्य। ठीक है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो हम लिखेंगे क्या, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। तो क्या बोल रहे हैं कि यदि 55 में से हम एक दिन निर्मित खिलौनों की जो संख्या है वो घटा दें, तो हमने क्या किया, 55 में से एक दिन में कितने निर्मित हो रहे खिलौने, एक्स, ये घटा दें तो इतने रुपए हैं। मतलब प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 ऋण एक्स रुपए है। ठीक है, अब उन्होंने हमें क्या दिया है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मान के चलो एक दिन में 10 खिलौने बन रहे। ठीक है, और एक खिलौने की लागत 5 है, तो टोटल कितने हुए, क्या करोगे, गुणा करोगे ना, 5×50 ऐसे ही करोगे। तो उनका यही मतलब है कि किसी एक दिन जब खिलौने निर्माण हुए उसकी कुल लागत कितनी है, 750 है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो एक्स गुणा 55 ऋण एक्स, मतलब कुल खिलौने कितने निर्मित हुए, एक्स, और एक खिलौने का मूल्य 55 ऋण एक्स, का गुणा कर दो तो ये कितना होना चाहिए, 750 होना चाहिए। कुछ नहीं करना, इसका गुणा कर दो। 55 का एक्स में करोगे तो 55 एक्स ऋण एक्स का एक्स में करोगे तो एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड कर लो, बराबर क्या है, 0। सही से लिख लो, ऋण के एक्स स्क्वायर, धन के क्या है अपने 55x, और ऋण के क्या है अपने 750 बराबर 0। ऋण से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये एक्स वर्ग, ये 55x हो जाएंगे, और धन क्या हो जाएगा अपना 750 बराबर 0। ठीक है, अब हमारा ये एक समीकरण बन गया है, इसके गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ गुणा में हमें कितने चाहिए, इसका इसमें गुणा करो, यहाँ एक है तो 750 ही चाहिए हमें गुणा में। ठीक है, और धन ऋण में हमें कितने चाहिए हैं, ऋण के 55। तो हमें जैसी दो संख्याएं निकाल ली हैं, जिनका गुणा करें तो 750 आए, लेकिन जिनको हम जोड़े घटाए तो क्या आना चाहिए, 55 आना चाहिए। ठीक है,
तो इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं बताई थी। चलो एक काम करो, जो बड़ी संख्या होती है ना उसके गुणनखंड तोड़ दो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, 5 से जा रहा तो 5 एकम 5 बचे 2, पचम 25, ठीक है। 5 तिया 15, पचक्के 30, इसको 6 ही मान लो, ठीक। चलो देखो, अब इनमें से ही कोई ऐसी संख्या निकल के आएगी। मान के चलो हमने ये पचम 25, ठीक है। और 6 पंचे 30, 25 और 30, 25 और 30 को जोड़ो, कितने हो रहे? 55 हो रहे हैं। उनका गुणा करोगे तो 750, ये तो आ गया लो। तो 25 और 30 ऐसी दो संख्या निकल के आई हैं जिनका गुणा करो तो 750 आएगा, ठीक है। और जिनको जोड़े घटाए तो 55 आएगा। तो 25 और 30। अब देखो भाई, ऋण धन का सवाल, दोनों ऋण के कर दो तो जुड़ भी जाएंगे, और इनका गुणा करोगे तो ये धन का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेंगे एक्स वर्ग ऋण के, बड़ी संख्या पहले लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऋण के 30x, और यहाँ कर दो ऋण के 25x। यहाँ पर क्या है? धन के 750 बराबर 0। यहाँ से देखो, दो दो की फिर जोड़ी बन गई, तो कॉमन निकाल लो x। तो यहाँ बचेगा x ऋण 30 ऋण, यहाँ से निकाल दो 25, तो यहाँ बचेगा x धन ऋण का ऋण 25 तिया 75 और एक 0। देखो, एक से ब्रैकेट आ गए, इनको फिर से लिख लो, x ऋण 30, और यहाँ क्या बचेगा अपना? x ऋण 25 बराबर 0, ठीक है। अब देखो, या तो क्या होगा? x ऋण 30 बराबर 0, या तो होगा x ऋण 25 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर 30 या x बराबर 25। पूछ क्या रहे हैं कि खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है एक धन मंदिर में, ठीक है। तो या तो हमारे पास x बराबर 30 आया, या तो x बराबर 25 आया। मतलब खिलौनों की संख्या चाहे हो सकती 30 हो या हो सकती 25 हो, ठीक है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य इसके हिसाब से आएगा। 55 में से घटा दोगे तो भाई उल्टा आएगा। 55 में से 30 घटाओगे तो 25 आएगा, और 55 में से 25 घटाओगे तो 30 आएगा। तो किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि खिलौनों की संख्या x बराबर 30 या 25 होगी। यही हमारा क्या है? आंसर है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बढ़िया सा। और अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो ऐसी हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग कितना आ रहा है? 27 और गुणनफल 182। तो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो दो संख्याएं निकालनी है, तो एक संख्या मान लूं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? माना कि एक संख्या बराबर क्या है? x है, ठीक है। हमने क्या दिया है कि दोनों का योग कितना है? 27 हो। 27, यदि एक संख्या x है तो दूसरी क्या होगी भाई? 27 में से घटा दो, सिंपल सा है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी अपनी? बराबर 27 ऋण x, ठीक। क्योंकि इन दोनों का योग कितना है? 27 है, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है कि उनका गुणनफल कितना है? कितना है गुणनफल? 182। इनका गुणा कर दो, x का 27 ऋण x में गुणा करो, कितना आना चाहिए? 182। कर दो भाई, 27 का x में सो 27x, x का x में सो x वर्ग, 182 को भी इस साइड कर दो, बराबर क्या? 0। वही प्रोसेस सही से लिख लो। ऋण का x वर्ग, धन के 27x, और धन के क्या हो जाएंगे? 182। लेकिन हमें ये ऋण का नहीं चाहिए, धन का चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ऋण का गुणा कर देंगे, तो ये पूरे चिन्ह पलट जाएंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा एक समीकरण। अब देखो, हमें गुणा में कितने चाहिए और धन में कितने चाहिए, ठीक है। तो गुणा में हमें चाहिए 182 का एक में करेंगे तो ऋण के 182, और धन में हमें कितने चाहिए हैं? 27, वो भी क्या है कि ऋण के। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणा करो तो 182 आए, उनको जोड़ो घटाओ तो 27 आए, ठीक है। ये आपको गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं। तो देखो, 13 और 14 दो ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है।
पहले तो ये मैं क्यों चिन्ह में गलती कर रहा हूँ आज। 13 और 14 दो ऐसी संख्याएं हैं कि यदि इनका हम, ठीक है यहाँ भी धन का आ जाएगा ये, क्योंकि भाई ये धन का था, मैंने गलती से ऋण का लिख दिया था, ठीक है। यहाँ मैंने गलत कर दिया था। यहाँ ये ऋण का 182 था, अब इसका जब हम ऋण का गुणा करेंगे तो ये धन का हो जाएगा, ऐसा था, ठीक है। चलो देखो, तो 13 और 14 दो ऐसी संख्या है जिनका गुणा करें तो 182 आता है, इनको जोड़ घटाएं, मतलब जोड़ना है तो ऋण के 27 आते, दोनों ऋण के कर दो, ज़्यादा बेटर, ठीक है। अब तो समझने लगे होगे। तो एक्स वर्ग ऋण के क्या है, 13x ऋण के 14x, यहाँ पर क्या कर दो 182 ज्यों कहते हो। इनको ये समझ में नहीं आया, पहला सवाल देख लो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा, आप दो दो की पेयर बना दो, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x ऋण 13, अब तो समझने लगे होगे। यहाँ से हम 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x धन ऋण का ऋण, देखो 14 एकम 14, बचेंगे कितने, कितने बचेंगे 4, ठीक है। 42 हो गया, तो 14 थी 42, बराबर क्या है 0। यहाँ भी x ऋण 13, यहाँ भी x ऋण 13, तो x ऋण 13 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, बचेगा क्या x ऋण 14 बराबर 0, ठीक है। तो होगा या तो x ऋण 13 बराबर 0, या तो x ऋण 14 बराबर 0, x बराबर 13 या x बराबर 14। पूछ क्या रहे थे भाई साहब, पूछ रहे थे कि दो संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो एक संख्या यदि हम x बराबर 13 लें, ठीक है, तो हमने लिया x बराबर 13 लेने पर, कोई भी ले सकते हो, दोनों सही है। तो x बराबर 13 लेंगे तो हमारी जो पहली संख्या है, ठीक है, तो पहली संख्या हमने क्या मानी थी x, तो वो तो हमारी 13 हो जाएगी। और दूसरी संख्या जो है, इसको हमने क्या माना था, 27 ऋण x, घटा दो भाई साहब, 27 ऋण 13, सो कितने बचेंगे 14। आंसर ये दोनों ही आते हैं, ठीक है। तो एक ये आ जाता है, दूसरा ये आ जाता है। तो पहली संख्या 13 होगी, दूसरी संख्या 14 होगी, जिनको हम जोड़ लें तो 27 आएगा, और उनका गुणा करें तो 182 आएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। जल्दी से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम सीधे चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। तो हमें ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं जिनके यदि वर्गों का योग निकालें तो वो कितना होना चाहिए, हमारा 365 होना चाहिए। चलो देखो, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यदि हमने 5 माना तो दूसरा 6 होगा, क्योंकि हमने 5 में एक जोड़ दिया, पहला 5 है तो दूसरे में एक जोड़ दो, ये होते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, ठीक है, x और x धन 1 है। क्यों, क्योंकि एक यदि x है तो दूसरा उससे एक ज्यादा होगा, ये होते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक। अब प्रश्न पे आ जाओ, उन्होंने क्या दिया है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, तो सीधा यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। इनके वर्गों का योग मतलब x का वर्ग धन x धन 1 का वर्ग, ये होना चाहिए कितना, 365। चलो इसको सॉल्व करो, ठीक। तो यहाँ पर अपना x वर्ग है धन, यहाँ पर सर्व समीकरण लगेगी a धन b का वर्ग, a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। तो x वर्ग धन 1 का वर्ग 1 धन 2ab, 2x और 1 तो 2x, 365 को इस साइड कर लो, बराबर क्या है अपना 0, ठीक है। तो x वर्ग और x वर्ग क्या हो जाएंगे हमारे, 2x वर्ग, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2x, 365 ऋण का है और धन का 1 है, तो घट जाएगा तो क्या बचेगा 364 बराबर 0। देखो 2 से भाग जा रहा, दे दो, तो x वर्ग, यहाँ पर बचेगा x, 2 से भाग दो, 2 एकम 2, बचेंगे 1, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। ये तो भाई पिछला क्वेश्चन बन गया, सेम टू सेम बन गया कि नहीं, देखो।
पिछला क्वेश्चन बन गया, 182 उसमें था, बस ऋण धन का फर्क है। तो हमें क्या चाहिए, गुणा में ऋण के 182 चाहिए है, ठीक है, और धन ऋण में हमें एक चाहिए, वो भी धन का, तो वही 13 और 14, ठीक है। अब किस हिसाब से करेंगे हम, घटाना है यहाँ, ठीक है, तो एक्स वर्ग, धन का जो संख्या बड़ी है वो धन की कर दो, धन के हमने 14x कर दी, तो ऋण के क्या कर देंगे हम, 13x। देखो घट जाएंगे, धन का एक आएगा, गुणा करेंगे ऋण का 182 ही आएगा, ठीक। अब ज्यादा डिटेल में हम नहीं बता रहे क्योंकि पहले क्वेश्चन में हम बता चुके। दोनों को जोड़ी बना के कॉमन निकाल लो, यहाँ से निकलेगा x कॉमन, यहाँ बचेगा x धन 14, यहाँ से देखो कुछ नहीं निकल रहा, 13 निकल रहा, ठीक है, तो 13 यहाँ x बचेगा, ऋण का धन, 13 एकम 13, बचे कितने, 5, और 13 चौके 52 बराबर 0। तो ये दोनों एक से आ गए, तो एक कोष्टक में लिख लेंगे x धन 14, और बचा क्या यहाँ पर, x ऋण 13 बराबर क्या है अपना, 0 है, ठीक। अब देखो, या तो होना चाहिए x धन 14 बराबर 0, या तो होना चाहिए x ऋण 13 बराबर 0। तो x बराबर क्या है, ऋण के 14, या x बराबर क्या है, धन के 13। अब एक बार बताओ, कोई भी धनात्मक पूर्णांक दिया है वो ऋण का हो सकता है क्या, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर ऋण का 14 मान्य नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं लिखना, कारण सिर्फ इतना लिख देना, मान्य नहीं है, वो समझ जाएंगे क्यों नहीं है, इतना तो भाई जांचने वाले में दिमाग होगा। तो x बराबर हमने 13 लिया, ठीक है, तो एक क्रमागत मिल गया हमें, तो दूसरा क्या है हमारा, x धन 1 बराबर, तो 13 धन 1 मतलब 14, तो यही हमारा क्या है, आंसर। यहाँ लिख सकते हो, अतः दो क्रमांक संख्या 13 और 14 है, सिर्फ इतना लिखना है, यही हमारा आंसर है। चाहो तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बढ़ते हैं सीधे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर को हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें इस बार कह दिया है एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई है जो, वो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, क्या है, ऊंचाई, ठीक है, आधार से कम है, मतलब हम क्या करेंगे, आधार को x मान लेंगे, ठीक है, और हमें कर्ण भी दिया है, तो हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करने, मतलब वही पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो लगा के हम निकाल देंगे। तो यहाँ ये देखने वाली बात है कि जो दिया है कि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से है ना, तो पहले आधार मानू, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे सबसे पहले, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है, तो जो उसकी ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी आधार से कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम, मतलब x ऋण 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्या होगी इसकी ऊंचाई, क्योंकि उसमें दिया है कि आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक। और हमें दिया है कर्ण, तो कर्ण हमें कितना दिया है भाई साहब, कर्ण हमें दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय, तो हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई साहब, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है, ये हमें इतना और कुछ नहीं इसमें दिया, ठीक, क्योंकि इसी से हमारा निकल आएगा। जिनको ये अभी भी पाइथागोरस प्रमेय जिनसे नहीं बनता है तो शर्म कर लो थोड़ी, जो वीडियो देख रहे हैं जिन पे नहीं बनता ना याद हो, तो थोड़ा उन्हें शर्म करना चाहिए कि 10वीं में कैसे याद है, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है हमारे पास, 13, तो 13 का वर्ग, लंब, लंब कितना है हमारे पास, अच्छा लंब नहीं है, अच्छा हाँ सॉरी, ऊंचाई को ही हम इसमें लंब मानेंगे, ठीक है, तो ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हो लंब, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें ऊंचाई से हमें दर्शाया है। तो यहाँ पर कितना है,
एक्स ऋण 7 का वर्ग धन आधार कितना है, एक्स वर्ग। तो 13 का वर्ग क्या होता है, 169। ठीक है, एक्स ऋण 7, इसमें ऋण बी वाली सरल समीकरण लगा दो, ए वर्ग यानी एक्स का वर्ग धन बी वर्ग यानी 7 का वर्ग ऋण 2 ए और बी धन यहाँ पर एक्स वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर 169 है अपना, यहाँ पर कितना है देखो, एक एक्स वर्ग ये है, एक एक्स वर्ग ये है, जुड़ के क्या हो जाएंगे हमारे 2 एक्स वर्ग। ठीक है, धन 7 7 49 ऋण 2 7 14 और यहाँ पर क्या है एक्स। ठीक है, एक 169 को भी उस साइड कर दो, तो हम इसको इस साइड लिख लेंगे अब, 2 एक्स वर्ग धन क्या है 49 ऋण के 14 एक्स, और 169 गया तो क्या हो गया ऋण के 169 बराबर 0। कुछ नहीं, हमने इसको उस साइड पक्षांतर करके इसको यहाँ लिख दिया और वो ये वाला यहाँ कर दिया। ठीक है, अब देखो जमा के लिख लो, 2 एक्स वर्ग है क्या आएगा ऋण के 14 एक्स, 169 और 49। तो 169 में से क्या घटाना, 49, 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 1, वो भी ऋण के 120 बचेंगे भाई साहब। कितने बचेंगे, 120 बराबर क्या है 0। देखो 2 से भाग जा रहा, दे दो, तो यहाँ पर बचेगा एक्स वर्ग 2 7 14 और 2 6 12। बस थोड़ा ऋण धन का ध्यान रखना, कहीं ये बस गलत ना हो। ठीक है, देखो भाई ऋण के 14 थे, ये ऋण धन का ऋण के बचे, सही है। अब हमें क्या करना है, गुणा में क्या चाहिए, गुणा में क्या चाहिए हमें, ऋण के 60 चाहिए, और धन ऋण पे हमें क्या चाहिए, ऋण के 7। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका यदि गुणा करें तो ऋण का 60 आना, मतलब 60 आना चाहिए, और जोड़े घटाएं तो 7 आना चाहिए। ठीक है, तो भाई साहब 12 पंचे कितने होते हैं, 12 पंचे 60 होते, और 12 में से 7 घटाओ तो 5 होते। ठीक है, तो मिल गई हमें दो संख्याएं, एक 12 और एक 5। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखना कि दोनों ऋण के हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें इस हिसाब से रखना कि भाई ऋण हमारा मेंटेन रहे। चलो देखो, तो एक्स वर्ग, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 को ऋण का रख देंगे और धन का रख देंगे 5 को। ठीक, क्योंकि 12 में से 5 घटेंगे तो ऋण के 7 आएंगे, और ऋण धन का ऋण 12 पंजे 60, ऋण के 60 आ जाएंगे बराबर 0। भाई जोड़ी बना के कॉमन निकाल लो यहाँ एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स ऋण 12, यहाँ धन 5, तो यहाँ बचेगा एक्स ऋण, यहाँ भी 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स ऋण 12 और यहाँ बचा अपना एक्स धन 5। ठीक है, बाजू में कर लो, एक्स ऋण 12 बराबर 0 या तो एक्स धन 5 बराबर 0। तो हम लिखेंगे एक्स ऋण 12 बराबर 0 या एक्स धन 5 बराबर 0। तो एक्स बराबर या तो 12 होगा या एक्स बराबर ऋण का 5 होगा। तो भाई ऋण का तो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स बराबर ऋण 5 मान्य नहीं है। पूछ क्या रहे थे उसमें, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब हमारे पास कर्ण तो है, हमें क्या लंब और आधार ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से आधार हमने क्या माना था, आधार हमने एक्स माना था, जो कि कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और लंब है जिसको हम बोलते हैं ऊंचाई बोल दी उन्होंने। ठीक है, कितनी थी, एक्स ऋण 7, तो एक्स ऋण 7 यानी 12 ऋण 7, तो कितनी आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आंसर, आधार हमारा 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं सीधे छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां क्वेश्चन क्या है कि एक कुटीर उद्योग, ठीक, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है, उदाहरण नंबर 2। ठीक है, तो देखो जरा, एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में क्या कर रहा है, कुछ बर्तनों का निर्माण कर रहा है। तो एक विशेष दिन क्या देखा गया कि प्रत्येक नग नग यानी एक कोई बर्तन है,
उसकी जो निर्माण लागत है वो एक दिन में जितने भी निर्माण किए गए बर्तन हैं उसकी संख्या के दुगने से तीन अधिक है। मतलब मान के चलो कि हमने एक्स मान लिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं मानो, एक काम करो, एक दिन में जितने टोटल बर्तन बन रहे हैं तो एक बर्तन की कीमत उसको दोगुना कर दो, उसमें तीन जोड़ दो, एक बर्तन की कीमत उतनी निकल के आ रही है। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट करेंगे हम, कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो एक एक दिन में बर्तन निर्माण जो है उनको एक्स मान लेंगे। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है तो हम क्या मानेंगे, माना, तो हमने क्या लिखा, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर एक्स है। ठीक है, और एक बर्तन प्रत्येक नग की लागत, तो एक बर्तन का जो मूल्य है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक बर्तन का जो मूल्य है वो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या के दोगुने से तीन अधिक है। मतलब इसका दोगुना कर दो और प्लस तीन कर दो, इतने रुपए एक बर्तन की कीमत है। ठीक है, अब क्या है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, ठीक है, तो उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए। तो हम यहाँ पर सीधा प्रश्नानुसार करेंगे अब, क्योंकि अब लिखने का कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तुमने बताया कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है। देखो, निर्माण लागत कैसे निकालते हैं कि दिन भर में मान के चलो 10 चीजें बनी और एक चीज की कीमत कितनी है, दो, तो 10 में 2 का गुणा करेंगे ना तो टोटल निर्माण लागत निकलेगी। सीधा बात, गुणा कर दो। ठीक है, तो इसका इसमें कर दो गुणा, एक्स का 2x धन 3 में गुणा करो, ये 90 रुपए है। अब कर दो भाई गुणा, एक्स का 2x में करोगे तो 2x वर्ग धन एक्स का 3 में करोगे तो 3x, 90 को इस साइड कर दो बराबर 0। और यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, तो कट तो नहीं रहे किसी से। तो अब एक काम करो, सीधा इनका गुणा करो, तो 90 का 2 में करो तो गुणा में हमें कितने चाहिए है, 180, वो भी ऋण के, 9 दूनी 18, 180 है ना। और धन में हमें कितने चाहिए हैं, तीन, वो भी धन की। तो ऐसी दो संख्याएं बताओ कि जिनका यदि हम गुणा करें तो 180 आए, और जिनको हम जोड़ें घटाए तो हमारे पास तीन आना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। और यदि नहीं आ रहा है तो हम सीधा गुणनखंड विधि से यूज कर सकते हैं। देखो जरा, 180 है यहाँ, ठीक है, 180 में तीन का भाग जा रहा है, तीन 18, ठीक है, तीन का फिर जा रहा है, तीन दूनी 6, दो का जा रहा, दो धाम 20, दो का जा रहा, दो पंचे 10, पाँच का जा रहा। देखो, अब इनको गुणा करके हम निकाल सकते हैं। ठीक, तीन तरह का 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 18 और 5 दूनी 10। तो भाई 18 और 10 तो हो रहे हैं, लेकिन इनको घटाने पे 8 आ रहा। ठीक है, तो दो दूनी, देखो इनको कर दो, दो दूनी 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो 12 और 15, हाँ ये आ गया। ठीक है, तो 12 और 15 घटाएं तो तीन बच रहा है, उनका गुणा करें तो 180, तो 12 और 15 दो हमें ऐसी संख्याएं मिल गई हैं। ठीक है, अब देखो, यदि हम ऋण के 12 कर रहे हो, धन के 15 कर रहे हैं, तो गुणा में कितना आना चाहिए, 180। ठीक है, ऋण का आएगा, और घटाने पे तीन, वो भी धन का आएगा। तो ठीक है, छोटी संख्या ऋण की कर दो, बड़ी संख्या धन की कर दो, तो इसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर है 2x वर्ग धन के कर दो, 15x ऋण के कर दो, 12x ऋण के क्या है 90 और बराबर 0। दो दो की जोड़ी बना लो। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, एक्स निकल रहा, तो यहाँ से एक्स निकालो तो यहाँ बचेगा 2x धन 15 ऋण। यहाँ देखो क्या निकलेगा, यहाँ पर देखो 12 तो निकलेगा नहीं, 6 निकल रहा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा, तो 6 निकाल लो कॉमन, ऋण के निकाले ताकि अंदर दोनों धन के हो जाए। ऋण का धन 6 दूनी 12, ऋण का धन 6 एकम 6 बचेंगे, तीन 6 पंचे 30, ये आ गए एक से। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2x धन 15, और एक ब्रैकेट ब्रैकेट में बचा x ऋण 6 बराबर क्या है 0। ठीक, तो या तो होगा 2x धन 15 बराबर 0, या तो होगा x बराबर, ये सॉरी, x ऋण 6 बराबर 0। तो देखो, 2x बराबर ये ऋण के 15 हो जाएंगे, या x बराबर धन के 6 हो जाएंगे, दो बटे में चले जाएंगे। तो x बराबर या तो हो जाएंगे ऋण के 15/2,
या x बराबर हो जाएंगे 6। ठीक है, तो अब ये पता है ये ऋणात्मक है, तो भाई ये तो मान्य नहीं हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर ऋण 15/2 मान्य नहीं है बबुआ। क्यों? क्योंकि ऋण में संख्या हो सकती भाई बर्तनों की। ठीक है, तो हमने क्या लिया, x बराबर 6, तो हम बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, हम लिखेंगे कि बर्तनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, x बराबर 6। अब उसमें ये पूछ रहा है कि देखो क्वेश्चन में कि प्रत्येक नग की लागत, तो भाई एक बर्तन का मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक बर्तन का मूल्य कितना है अपना, 2x-3। ठीक है, 2x मतलब कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक, तो 15 ये आंसर। सॉरी, आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। चाहो तो भाई साहब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, और बहुत ही सरल सवाल लगे मुझे इस एक्सरसाइज के, और थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत जरूर है। बाकी जो सवाल हैं वो बहुत ही सरल हैं। ठीक है, इसके बाद अब क्या है, अच्छा भी 4.3 और है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन छठवें के साथ ही जो प्रश्नावली 4.2 है, ठीक है, वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें। जो व्यक्ति नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।